हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका एचबी टीचिंग ट्रैक में। और बायोलॉजी की हमारी क्लास चल रही है। आज हम बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियो इसकी ले ली हैं और वो लाइव ली थी। ये आपकी क्लास रिकॉर्ड ली जा रही है किसी कारणवश, और आपको जो है पिछली क्लासेस देखनी है अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपकी यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, लेक्चर नंबर 4, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी, यूपी बोर्ड 2026। चलिए हम आप तेजी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं जनन क्या है, कि क्यों आवश्यक है और इसके प्रकार क्या है। फिर ये सिलेबस दिखाया था हमने, कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। फिर जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसके ये टॉपिक्स हैं, हमें क्या क्या कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले फूल के बारे में हमने जाना, फूल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे एक लिंगी और द्विलिंगी के। उसके बाद हमने युग्मकों की स्थिति जानी, कहाँ होते हैं स्थित युग्मक, पौधे में या फूल में। ठीक है, फिर हमने बीजाणु जनन स्टार्ट कर दिया था। तो बीजाणु जनन का ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, शॉर्ट में नोट्स बनवाए थे हमने कि क्या क्या पॉइंट इसमें शामिल करने हैं आपको। फिर बात पता चली हमें, पहले सबसे पहले जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है पुष्पीय पौधों में, तो हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है बीजाणु जनन के बारे में। और बीजाणु कहाँ बनते हैं, पुंकेसर में और स्त्री केसर में। नर बीजाणु कहाँ बनेगा, पुंकेसर में, और मादा बीजाणु बनेगा स्त्री केसर में। तो इसलिए हमने पहले थोड़ा सा पुंकेसर के बारे में जाना। ये पुंकेसर का डायग्राम है, उसके भाग हैं और उनके कार्य भी यहाँ पर दिखाए गए थे, आप देख सकते हैं, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। फिर स्त्री केसर में बनता मादा बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं उसको हम। तो इसके ये भाग स्त्री केसर के और उनके कार्य हमने यहाँ पर आपके दिखा दिए थे। चलिए अब बारी है तो बीजाणु जनन किया गया आपका। ये शॉर्ट में इसको समझाया गया था बीजाणु जनन को, लेकिन हम इसका एक अलग क्वेश्चन बनाया रेडीमेड, इस यहाँ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये वही चीज़ है जो पीछे बताई थी कि बीजाणु जनन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, नर बीजाणु जनन और मादा बीजाणु जनन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, जिसे हम नर बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, या नर मादा युग्मकोद्भिद भी, नर युग्मकोद्भिद भी हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे नाम चलते हैं, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन आया। दोबारा से हम ये दोनों क्वेश्चन को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं दोबारा से। ये हमने स्लाइड दिखाई थी, अब एक एक करके इनको अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने क्वेश्चन बना के इसकी तैयारी करनी थी और हमने आपको बताया था, ये तेजी से रिमाइंड कर लीजिए आप। हमने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, आवृत बीजी पौधे या पुष्पीय पौधों में नर बीजाणु जनन या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये हमने आपको डायग्राम्स दिखाए थे इसके, या नर बीजाणु जनन में किस तरीके से चेंजिंग आती, क्या क्या चेंजिंग आती, सारी दिखाई थी हमने। ये कहाँ से स्टार्ट हुई, पहला डायग्राम, पहले 1-2 बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे क्या चेंजिंग आई, और उसके बाद जो है डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये है बीजाणुधानी आपकी, परागकोश में ही ये काम होगा, क्योंकि परागकोश में ही नर बीजाणु या परागकण आपके बनते हैं। ठीक है, इतनी बात मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है इसी के हिसाब से, किताबी लैंग्वेज में नहीं है, आपके डायग्राम के हिसाब से थ्योरी सेट वो भी है। एक बार थ्योरी पढ़ोगे, एक बार डायग्राम पढ़ोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो है प्रैक्टिस में ही आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी इसी के हिसाब से, बस यहाँ से कुछ शब्द सीखने हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, जिसकी थ्योरी थोड़ी सी डाउन, क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ देखने में दिक्कत हो रही होगी आपको। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसको बड़ा कर दिखाया था, आप इस थ्योरी को जो है सही करके लिख लेंगे और डायग्राम्स को सही करके बना लेंगे, थ्योरी का आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारी वैसे ही है। देखो, ये पहले बता दी गई सिंपल डेफिनेशन इसकी, उसके बाद ये बता दिया गया कि प्रारंभ में बीजाणुधानी विभज्योतकी कोशिकाओं से बनी एक संरचना होती है। इस तरीके से ये था आपका। ठीक है, ये देखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि पीछे वाली जो ओवर राइटिंग है वो इस पर शो हो रही है, इसलिए मैंने इस पर उंगली टच की है। तो ये आप आराम से इसका नोट्स बना लेंगे और ये याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो लघु बीजाणु बनने के बाद बारी आती है युग्मक के निर्माण की। तो यहीं के हैं हम नर युग्मक बनाएंगे पहले। ठीक है, नर बीजाणु बनेगा, बीजाणु के अंदर फिर युग्मक बनता है। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ आपको ये बताया था कि आवृत बीजी क्या होते हैं।
इस पेज को देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए नर युग्मक जनन, ठीक है। मेल गैमेटोजेनेसिस, अभी स्पोर बनाए थे यानी स्पोरोजेनेसिस हुआ था, अब हम गैमेट बनाएंगे यानी गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनन से, बनाने से, फॉर्मेशन से, ठीक है। तो बीजाणु में क्या होता है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम तेजी के साथ। हाँ, तो बीजाणु जो होता है परागकण होता है, ठीक है। तो देखो ये परागकण आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। डायग्राम्स को भी देख लेंगे, हमारा डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आ गया आपका लघु बीजाणु, और ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं आपके, ये आपके निकल कर आ रहे हैं यहाँ से। ये परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फट जाता है, और फटने के बाद ये स्पोर जो है बिखर जाते हैं, और फिर ये स्पोर जो है ये बाहर आ चुका है यहाँ से निकल के। अब जो काम स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ तक पीछे हम पढ़ चुके हैं, स्पोर हम बना चुके हैं, स्पोर हम क्या कर चुके हैं सर, बना चुके हैं। देखिए ये है आपका स्पोर, ये यहाँ पर बन जाता है स्पोर यहाँ से, ठीक है। एमएमसी से जो बनता था आपका, यहाँ से स्पोर बन जाता था आपका। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, यानी यहाँ पर आपका बीजाणु जनन पूरा हो जाता है। कहाँ पर, ये बीजाणु बनते ही। अब इसके अंदर क्या है, युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक परागकण है यानी बीजाणु है, अभी बीजाणु जनन यहाँ पर पूरा हुआ। फिर क्या हुआ, ये केंद्रक जो है डिवाइड हो जाता है दो जगह, ठीक है। इसे हम कहेंगे क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन। केंद्रक क्या हो गया, विभाजन हो गया हमारा, न्यूक्लियोकाइनेसिस कहेंगे इंग्लिश में। तो दो में डिवाइड हो गया, इसमें से एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस यानी नलिका केंद्रक, और एक को कहते हैं जनन केंद्रक। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और एक जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, जनन केंद्रक, क्योंकि इसी से जनन होगा। ये मेन शुक्राणु है इसका, ऐसे हम कह सकते हैं अपने शब्दों में समझने के लिए, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक न्यूक्लियस उसमें डिवीजन और हो जाता है, यानी ये पहला डिवीजन हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, और ये दूसरा डिवीजन हो गया इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो गया आपका। फिर ये क्या बन गया, देखिए ये नर युग्मक के रूप में ये बने आपका, ये पहला नर युग्मक हो गया और ये दूसरा मादा नर युग्मक हो गया। तो दो नर युग्मक बनेंगे, या ऐसा हम कह सकते हैं दो शुक्राणु बनेंगे एक बार में, ठीक है। एक बार के जनन में दो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। फिर जब ये बन जाते हैं तो ये जो है उड़कर किसी स्त्री केसर पर यानी फूल पे पहुंच जाता है, और फूल में से फिर ये जो जनन केंद्रक है ये निकलकर इसमें एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ से एंटर भी कर जाते हैं, वरना नॉर्मल तरीका क्या है, यहाँ पर आके परागकण रुकते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं आपके, ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ पर मादा युग्मक बनेगा बीजाणु बनने के बाद। तो यहाँ पर ये घुस जाते हैं और निषेचन हो जाता है इसका, और फिर बनना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो देखिए इसी डेफिनेशन को सिंपल करा गया, डायग्राम आप यहाँ से बनाना शुरू करना। ये परागकण आ गया, ये है परागकण, ये भी, इसमें पहला डिवीजन हुआ, फिर दूसरा डिवीजन हुआ, इस प्रकार टोटल 3 केंद्रक इसमें हो गए। इसमें से एक नलिका केंद्रक, नलिका का मतलब होता है ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इनको पोषण देगा, ठीक है। नली केंद्रक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, बीजाणु में नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही हम नर युग्मक जनन कहते हैं। पहले तो डेफिनेशन चिपका दो एक दो लाइन की, नाम में चिपकोगी भाई नर युग्मक जनन क्या है, बीजाणुओं के अंदर नर युग्मकों का बनना ही नर युग्मक जनन कहलाता है। सीधी सी तो बात ही हो गई। अब परागकण क्या है, एक केंद्रक, एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय होता है, यानी उसमें एक केंद्रक होता है और एक ही कोशिका होती है इसमें, ठीक है। किसमें, परागकण में। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ही केंद्रक एक कोशिका। इस विभाजन के पश्चात दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। जब इसमें एक डिवीजन होता है तो क्या हो जाता है, दो केंद्रक इसमें बन जाते हैं। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया, दूसरा डायग्राम ये आ गया। इनमें से एक को क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक, और एक को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। यहाँ लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिख दिया आपका जनन केंद्रक, जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे इंग्लिश में किसी को लिखना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनन केंद्रक में एक विभाजन होता है, हो गया है विभाजन, और दो केंद्रकों का निर्माण होता है। एक नलिका केंद्रक बनता है, दूसरा ये वाला बनता है, ये भी हमने बता दिया आपको। नलिका केंद्रक युग्मकों के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। ये जो केंद्रक है ये क्या न्यूट्रिशन देगा, अभी बताया था मैंने आपको। और ये दोनों युग्मक ही बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। जो ये दो युग्मक बने यही जाके एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपके बन गए युग्मक, यहाँ पर हो गया आपका कंप्लीट युग्मक जनन, यानी कि बीजाणु जनन भी एक कंप्लीट हो गया नर वाला, और युग्मक जनन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लिखना क्या क्या है, ये थ्योरी लिखनी है सिंपल सी, और ये डायग्राम बनाना, एक ये डायग्राम बनाना आपको, फिर एक ये बनाना है आपको, फिर एक ये बनाना है आपको, ठीक है। बस यहाँ तक दिखा देंगे, ये आपके युग्मक बन गए। ये नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो निषेचन करते हुए दिखाएगा, ये आगे आएगा डायग्राम। तो आपको जो है ये 3 डायग्राम बनाने हैं,
ठीक है, कितने डायग्राम बनाने हैं? 3 डायग्राम बनाने हैं। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं मादा बीजाणु जनन या मादा युग्मक उद्भिद के निर्माण की तरफ। चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसी की तरह ये भी है क्वेश्चन, जैसे नर बीजाणु जनन हुआ था, जैसे नर बीजाणु जनन हुआ था वैसे ही मादा बीजाणु जनन भी हमारा होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन वैसे ही पड़ा हुआ, आवृतबीजी पौधों में मादा बीजाणु जनन या मादा युग्मक उद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले थ्योरी नहीं पढ़ा, पहले डायग्राम को समझ लें। देखिए, कुछ डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको। तो अब ये प्रक्रिया कहाँ होगी सर? ये भी मेन बिंदु है। ये प्रक्रिया होगी आपकी बीजांड में, वो परागकण में हो रही थी, यानी वो कहाँ पर हो रही थी? बीजाणुधानी में, यानी कि पराग कोष में। और ये भ्रूण कोष में भी कह सकते हैं या बीजांड में भी कह सकते हैं, ये जगह एक ही है लगभग। तो यहाँ पर हो गई ये काम। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं पूरा फूल से समझाऊं, अगर मैं पूरे फूल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूं, तो हम कह सकते हैं ये फ्लावर है, तो जो बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। ठीक है सर। और सॉरी, नर बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ हो रही है? यहाँ पर। और मादा बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। ये मैंने एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दी। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया हो गया होगा। मैं बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ये आइडिया रहना चाहिए कि भी कौन सी प्रोसेस हो कहाँ रही है, एक्चुअली हमें यही पता नहीं चल पाता। चलिए हम अपनी स्लाइड पर आ चुके हैं। तो ये क्या है सर? ये वही है, बीजांड काय कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे इसको हम? बीजांड काय, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है सर, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, लीजिए। या इसी डायग्राम को समझ लीजिए पहले। ये है आपका बीजांड काय। काम स्टार्ट हमारा कब होता? बीजाणुधानी से स्टार्ट, और ये स्टार्ट होगा बीजांड काय से। ओवरी भी हम कह सकते हैं इसको, ओवरी के अंदर ये काम चल रहा है। बीजांड काय यानी बीजांड की बॉडी है। ये कब की बॉडी है? जब बीजांड बनना शुरू हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूसेलस। तो हम शुरू में वही लाइन लिख देंगे। क्या बीजांड काय जो होता है प्रारंभ में क्या होता है? विभज्य ज्योतिकी कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है, जैसे पीछे लिखा था हम। और इसकी बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। तो ये भी एपिडर्मिस है आपकी, बाह्य त्वचा। अब देखिए चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? चेंजिंग आना शुरू आपका हो जाएगा। चेंजिंग आना आपका शुरू हो जाएगा। अगले डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या होगा? अगले डायग्राम में एक कोशिका संरचना में अलग हो रही है। बस फर्क क्या, जो आपकी बीजाणुधानी होती थी वो 4 पाली युक्त हो जाती थी, इसमें 4 पाली नहीं होंगी, इसमें 4 कोशिकाएं बनेंगी अंदर ही अंदर। ठीक है आपकी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रारंभ में ये कैसी होती है? विभज्य ज्योतिकी कोशिकाओं से निर्मित संरचना होती है। इसके बाह्य परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। ये स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया आपका। फिर आ जाइए, इसकी इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका संरचना में अलग हो जाती है। जैसे ये हो गई अलग, ये क्या हो गई आपकी? अलग हो गई। उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आर्कीस्पोरियल सेल। वही नाम है जो पीछे था हमारा। फिर क्या होता है? इस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं। और कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। पहले एक डिवीजन होगा तो 2 कोशिकाएं हो जाएंगी, ये हुई अलग अलग। फिर एक एक और हुआ इसमें, तो ये फिर आपकी कितनी हो जाती हैं? आपकी 4 कोशिकाएं हो जाती हैं टोटल। ये 1, ये 1 हो गई आपकी, ये 2 हो गई आपकी, ये 3 और ये 4। 4 कोशिकाएं आपकी हो जाती हैं। ठीक है, ये नीचे कोशिका नहीं है, ये नंबर था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इससे डाउट मत रखना बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम तेजी के साथ। फिर क्या होता है? इनमें से एक कोशिका
इन 3 कोशिकाओं से जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़ी पावरफुल हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी साइज हो जाती है और पावरफुल हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी से जो है आपका क्या बन जाता है? एमएमसी बन जाता है, यानी कि मादा बीजाणु बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मादा बीजाणु इस तरीके का बन जाता है आपका। फिर इस मादा बीजाणु के अंदर ही क्या है? युग्मक बनेंगे, गैमेट्स। जैसे वहां पर परागकण बना था वैसे यहाँ पर ये बन गया। इसको हम कहते हैं मेगास्पोर, रिलीज मेगास्पोर, यानी कि जो रिलीज हो चुका है, जो बनकर बाहर आ चुका है। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम दिखा दिए आपको, अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब थ्योरी आप आराम से पढ़ लेंगे, अब आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि पहले से डायग्राम को समझ लिया, चेंजिंग कैसे कैसे आ रही है। अब हम उसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। ये मैं एक बार में लगा देता हूँ पूरी स्लाइड। चलिए, ये आ गई आपकी पूरी स्लाइड। चलिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से। देखिए इसमें कहा गया पुष्पीय पौधों में गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले क्या चिपकाना आपको? सबसे पहले डेफिनेशन चिपका देनी है। क्या चिपका देना सर? सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, यानी कि डेफिनेशन लिख देंगे। किसकी? मादा बीजाणु जनन की। ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। तो अपने हिसाब से कैसे भी लिख दो। इसमें लिखा हुआ है कि पुष्पीय पौधों में, यानी फूलों वाले पौधों में जो गुरु बीजाणु जनन है वो एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, एमएमसी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में एमएमसी से क्या बनता है आपका? एक मादा बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादा एक से वर्ड लग रहे होंगे आपको। गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। नाम में छुपा हुआ गुरु बीजाणु जनन, यानी कि गुरु बीजाणु का बनना। अब बने किससे रहा है? जिस कोशिका से बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? मेगास्पोर, क्या बोलते हैं? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हो गई, चलो। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद इसके क्या क्या पॉइंट हैं, जो ये प्रोसेस है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया? स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी थ्योरी की? हमारी स्टार्टिंग हुई, ये तो डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, वो किसका हो गया? डेफिनेशन का हो गया। इतना वाला पोर्शन, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से पॉइंट आपके शुरू होते हैं। ये पहला पॉइंट हम मान सकते हैं। ये प्रक्रिया बीजांड काय वाले हिस्से में होती है। तो ये लोकेशन बता दी गई है कि प्रक्रिया हो कहाँ रही है, तो हमने स्टार्टिंग में बता दी है कहाँ हो रही है प्रक्रिया, और वो हमने पॉइंट करके भी आपको बताया है। तो हम कह सकते हैं फिर, क्या इंट्रोडक्शन में इतना भाग नहीं है आपका? इंट्रोडक्शन में आपका भाग है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपका हिस्सा हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था? ये प्रक्रिया, ये डेफिनेशन हो गई। ये प्रक्रिया बीजांड काय वाले हिस्से में होती है। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन जो है पूरा हो गया। अब हमारे पॉइंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आ गया आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? प्रारंभ में क्या होता है? बीजांड काय मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है। वही विभज्य ज्योति की कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है, और इसकी बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है, जैसे वहां पर लिखा हुआ था नर बीजाणु जनन में, यहाँ पर भी यही है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका, बीजांड काय की एक विशेष कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ये भी वहां पर थी, और इसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है। इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। तो यहाँ तक भी आपका सेम है लगभग। वहां पर भी ऐसे हुआ था, संरचना में एक कोशिका अलग हो जाती थी, लेकिन उसमें उससे पहले वो चार कोनों से धंसती थी, लेकिन यह धंस नहीं रही है। ठीक है, इतना सा फर्क है। इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी कह सकते हैं। ये कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब है 2n होगी।
2n का मतलब है इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, यानी 2 न्यूक्लियस से मिलकर बनती है, तो उसको हम 2n या डिप्लॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं इसे, और ये कोशिका कैसी होती है, 2n होती है। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये आ जाएगा, एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, 4 आगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। आगुणित किसे कहेंगे, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, n, ठीक है। ये चारों एक रेखा में जो है सेट हो जाती हैं। देखो विभाजन के बाद क्या, रेखा में एक सेट होगी चारों की चारों। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ज्यादातर पौधों में इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, ठीक है। ये केवल आजीवित गुरु बीजाणु आगे चलकर ही, ये आजीवित नहीं होगा, ये वाला जो गुरु बीजाणु है उसकी बात चलिए कि ये केवल गुरु बीजाणु आगे चलकर मादा युग्मक उद्भिद का निर्माण करता है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये गुरु बीजाणु क्या करता है, आगे चलकर मादा युग्मक उद्भिद या भ्रूणकोश बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि प्रारंभ में कैसी थी, विभज्योति की कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है, इसकी बाह्य परत को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। और युग्मक जनन, बीजाणु जनन के समय क्या होता है, एक कोशिका संरचना में अलग हो जाती है, वो जीव द्रव्य को लेकर सघन हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये जो संरचना में अलग हो जाती है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि इसी से बीजाणु बनने वाला है इस कोशिका से, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मादा स्पोर को बनाएगी, मेल स्पोर को, वो फीमेल स्पोर को, सॉरी। फिर इसमें क्या होगा, विभाजन हो जाते हैं, और विभाजन के पास 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये चारों एक रेखा में व्यवस्थित हो जाती हैं, और ये एमएमसी द्विगुणित होती है, जबकि चारों कोशिकाएं फिर कैसी हो जाएंगी, आगुणित हो जाएंगी आपकी। इनमें से एक कोशिका जो है थोड़े बड़ी साइज में हो जाती है, तीनों से जो है तीन डीजेनरेट हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट, यानी कि असक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसी से जो है उसका बीजाणु का निर्माण आपका हो जाता है। तो बिल्कुल डायग्राम को आप इमेजिन कर लें, डायग्राम के हिसाब से आपकी थ्योरी आराम से याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, और रटने पाओगे तो इसकी थ्योरी बहुत हार्ड है आपकी, एकदम याद नहीं होगा आसानी से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश की गई है इस चीज़ को। तो डायग्राम मैं समझता हूँ आपके दिमाग में आ ही गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको एक बार थ्योरी का रिवीजन करा देता हूँ। चलिए देखिए इधर, ये थ्योरी हो जाएगी आपकी मादा बीजाणु जनन की, यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक थ्योरी हो जाएगी मादा बीजाणु जनन की, और ये कहाँ होती है ये बताया गया। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये जो पेज वाली थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रारंभ में बीजांडकाय मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि विभज्योति की कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है, जिसकी बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, बीजांडकाय की एक विशेष कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और इसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है, इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी कहते हैं। ये 2n होती है, 2 पॉइंट हो गए। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 आगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और ये चारों एक रेखा में सेट हो जाती हैं। और ज्यादातर पौधों में इन चारों में से 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, यानी फंक्शनल रहता है, इसको फंक्शनल मेगा स्पोर भी हम कह सकते हैं। ये गुरु बीजाणु आगे चलकर ही मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ये लिखा हुआ आपका, ये गुरु बीजाणु आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बनाता है। इस प्रकार के विकास को बीजाणु विकास भी हम कहते हैं, यानी यहाँ पर बीजाणु का विकास आपका हो गया। तो ये हो गई आपकी सिंपल थ्योरी। अब सिचुएशन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने अब क्या पढ़ना है आगे ये पता चल जाएगा आपको, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। पुष्पकोश की संरचना हो गई, लैंगिक जनन की प्रक्रिया स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने बीजाणु जनन निपटाया, तो बीजाणु जनन तो पूरा हो गया, नर बीजाणु जनन भी हो गया, और आज मादा बीजाणु जनन भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन में हमने नर युग्मक जनन पढ़ लिया है। अब कल बारी है आपकी किसकी, कल बारी है आपकी मादा युग्मक जनन की, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का HB टीचिंग टेक से जुड़े रहने के लिए। और आपकी अब जो वीडियो आने वाली है वो मादा युग्मक जनन की आएगी, तो जिसने पिछली नहीं देखी है मैं फिर से कहूँगा आप ज़रूर बनाएं और अच्छे से नोट्स बनाएं। धन्यवाद।